बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आतिफ अवान और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। आज दो तीन अहम नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है और बिजली की कीमत बढ़ी है, और दूसरे नंबर पे वो कौन था का पार्ट 2 आज उसको भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी अहम खबर जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है इमरान खान का बयान और उस पर मीडिया का ववेला और अपोजिशन की जो है वो चीखें, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल की कीमत पर। रात हुकूमत ने एक अवाम पर फिर सियासी खुदकुश हमला किया है और पेट्रोल जो है वो मज़ीद 30 रुपये लीटर जो है वो महंगा कर दिया है, जिससे अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 209 रुपये तक जा पहुंची है। जबकि शाम के टाइम पे बिजली की कीमत में भी इजाफ़ा किया गया। पहले बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ, फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया। बिजली जो है वो उसकी कीमत में 7 रुपये 90 पैसे के करीब जो है वो इजाफ़ा किया गया है। इस रात तकरीबन जो है वो कम से कम बिजली का जो यूनिट है वो 24 रुपये का हो गया है। पीटीआई के जो साबिक दौर था उसमें 3.5 साल में तकरीबन पीटीआई ने 30 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया था। और हमारी ये तजर्बाकार हुकूमत और तजर्बाकार सियासतदानों ने आते ही एक माह के अंदर अंदर जो है वो 60 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया है। और उसके बाद अभी शुनीद ये है कि ये 270 रुपये के करीब जाना है। IMF ने जो रिक्वायरमेंट की है या IMF के जो मुतालबात हैं उसके मुताबिक तो अब 270 रुपये तक जाना है। इसके असरात क्या होंगे, मुल्क की मईशत पर क्या होंगे और आम आवाम पर क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पेट्रोल जो है वो महंगा होने से सबसे ज़्यादा असर जो है वो गरीब आदमी पर पड़ेगा। मुफ्ता इस्माइल साहब तो फरमाते हैं कि इसका असर जो है वो अमीर आदमी पर पड़ना है। अमीर आदमी पर क्या असर पड़ना है, जिसकी गाड़ियाँ हैं, जिसके घर हैं, जिसके बैंक बैलेंस हैं, उसको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद मुफ्ता इस्माइल साहब को भी ना पड़े। हाँ, वो कैंडीलैंड या कोकोमो जो है वो हर लीटर पेट्रोल के साथ जो है वो आवाम को देना शुरू कर दें तो वो अलग बात है। लेकिन जो उसका सबसे ख़तरनाक रिएक्शन आया है, रात कराची में जो है वो एक पेट्रोल पंप जो है वो उसको शायद नज़र आतिश कर दिया गया या वहाँ पे खड़े एक ट्रक को नज़र आतिश किया गया। और फिर रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ है जिसमें डाकुओं ने, कुछ लोगों ने आके पेट्रोल पंप का अमला यरगमाल बनाया और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भर के और वो चले गए हैं। यानी ये एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि लोग जो है वो इस किस्म के वाक़यात में मुलविस होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ देखना ये है कि इस पर अब हुकूमत जो है वो क्या वजाहत देती है। इमरान खान ने जब भी जो भी कदम उठाया उसमें सबसे पहले उन्होंने कौम से खिताब किया और कौम को उस मुसीबत के बारे में, उस परेशानी के बारे में आगाह करते थे और बताते थे कि ये वजह है, इस वजह से हम जो है वो ये इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो चूँकि लिखी पढ़ी जो तकरीरें हैं और प्रॉम्प्टर पर पढ़नी होती हैं तो उसमें फिलबदी गुफ्तगू भी मुश्किल है। तो ये मुश्किल है कि कौम से दोबारा खिताब हो, क्योंकि 28 के करीब जो है वो रीटेक करने पड़ते हैं। हुए हैं 28 रीटेक। अब जो हुकूमत है वो भी क्रिकेटर्स की तर्ज पे काम करना शुरू हो गई है। शायद उसको भी डबल सेंचुरी की जो है वो आदत पड़ गई है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है तो सबसे पहले तो डॉलर जो है वो उसने डबल सेंचुरी की है, फिर पेट्रोल जो है उसने डबल सेंचुरी की है और डीज़ल ने डबल सेंचुरी की है। उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो फिर घी जो है वो उसमें भी डबल सेंचुरी हुई है कि वो 200 से तकरीबन 203 रुपये जो है वो भी महंगा हुआ है। इस चीज़ का असर जो है वो आम आदमी पर ज़्यादा पड़ेगा और स्पेशली लोअर मिडिल क्लास जो है वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रही है। क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो हैं किराए वो बढ़ेंगे, उससे सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशिया जो छोटे शहरों से आती हैं उनकी कास्ट पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, वो महंगी होंगी। और चूँकि लाहौर समेत जो बड़े शहर हैं इसमें ज़रूरी ज़मीनें ना होने के बराबर हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो दीगर शहरों से आती हैं, तो उससे गुड्स ट्रांसपोर्ट के जब किराए बढ़ेंगे, पेट्रोल बढ़ा, डीज़ल बढ़ा है, तो फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर के जो है वो भी मसाइल बढ़ गए हैं और उन्होंने किराए बढ़ा देने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने हैं। मैं तो पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि ये शायद जुलाई में
होगा कि बिजली जो है वो 8 रुपये या 9 रुपये के करीब महंगी होगी, लेकिन हुकूमत ने ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म साहब ने अपने कपड़े क्या बेचने थे, वो तो आवाम के भी कपड़े उतारने पर तुल गए हैं, और हुकूमत जो है वो कतन कोई ऐसी पॉलिसी लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले। वो 2000 रुपये का जो रिलीफ पैकेज था कि हर माह 2000 रुपया दिया जाएगा, वो आने से पहले ही फिर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने एक इब्तदाई तौर पर ऐलान भी कर दिया और उसका कि 40% कोटा जो है वो पेट्रोल का वो कम किया। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बड़ा ज़ोर पकड़ गया हुआ है। शायद सोशल मीडिया से भी अब हुकूमत ने मुतासर होकर ये इक़दाम करने का ऐलान किया, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो अब इससे ज़्यादा कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, और डरें उस वक्त से कि जब आवाम सड़कों पर, चौराहों पर बड़ी गाड़ियों को रोकना शुरू कर दें और उसमें से लोगों को निकाल के बाहर खुदा न खास्ता तशद्दुद पर उतर आएँ, क्योंकि जिसके बच्चे भूखे होंगे उसे फिर कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी अहम बात जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बयान गुज़िश्ता रोज़ जो है वो उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि जी मईशत जो है वो डामाडोल है, और मईशत पर अगर काबू ना पाया गया तो खुदा न खास्ता जो है वो मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं और फ़ौज उससे मुतासिर हो सकती है। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सिर्फ मीडिया ने उसको एक मखसूस क्लिप और मखसूस नुकात लेके और आवाम के सामने पेश कर दिया है। मीडिया का भी किरदार जो है वो आजकल, मैं अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूं तो शायद तवाइफों जैसा हो गया कि जहां मैनेज किया जाए, जहां जिस तरीके से उन्हें मैनेज कर लिया जाए तो वो मामलात उस तरफ चल पड़ते हैं। मीडिया का ये काम नहीं होता कि वो आवाम को गुमराह करें, राय आमा हमवार करनी होती है मीडिया ने, तो उन्हें जो है वो कम से कम मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए, एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सियाको सबाक से हटकर चीज़ें पेश की गई हैं तो चूँकि मैंने सुना है प्रोग्राम, मैं उसमें आपको वजाहत करता चलूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसमें रशिया का हवाला दिया कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी और उसकी मईशत कमज़ोर हो गई, और मईशत कमज़ोर होने से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, और अगर मईशत कमज़ोर होगी तो ज़ाहिर है उसका बोझ जो है वो इदारों पर पड़ेगा, और हमारा सबसे बड़ा इदारा हमारी फ़ौज है जो हमारा फ़ख्र है, तो उस पर लाजमी असरात तो मुरतब होने थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको नेगेटिव एंगल में जो है वो पेश ना किया जाए। मीडिया का ये काम नहीं कि वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो किसी के मैनेज करने पर वो आवाम को राय जो वो इस तरह मीडिया का ये काम नहीं है कि वो इस किस्म की हरकत करे। दूसरा, आज अगर फिर उस पर कल बड़ा वावेला हुआ और बड़े प्रोग्राम भी हुए, बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी और बड़े बड़े जय्यद एंकर जो हैं वो बड़े उछल उछल के बोल रहे थे, और बड़े उछल उछल के उनको याद आ रहा था कि जी मुल्क के 3 टुकड़े नहीं होने देंगे। मुल्क के टुकड़े कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने उसको रमज़ान के माह में जो है वो वजूद में लाया, और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ख़ुद करेगा। आपको इसमें इतना ज़्यादा वो भड़कने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझा करें और समझ के फिर बात किया करें। आज तो एहसन इकबाल साहब ने भी फरमा दिया है, अब इस पर भी प्रोग्राम कीजिएगा। अगर मीडिया ना मैनेज हुआ तो फिर इस पर भी प्रोग्राम करना चाहिए, कि उन्होंने कहा है कि अगर हमने मईशत ना बचाई तो हमें अपने एटमी असासों पर समझौता करना पड़ेगा। ये एहसन इकबाल साहब का आज का ताज़ा बयान है। तो क्या देखते हैं कि आप गद्दारी के फतवे उन पर भी लगते हैं और उन पर भी इसी तरह प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान ने जो बात की थी वो हकीकत के करीब तर बात की है। उस पर इतना वावेला जो है वो मचाना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि एक चीज़ मैं इससे पिछले वीलाग में ज़िक्र कर चुका था कि पाकिस्तान को 80 अरब डॉलर की पेशकश की गई है कि आप अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं, और उसमें इंतबाह भी कर दिया था। मैंने कहा भी था कि ऐसी हमाकत करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये अवाम कबूल नहीं करेगी। हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपने एटमी असासों पर समझौता नहीं करेंगे। अब अगली बात जो है वो उस पर चलते हैं कि वो कौन था। पार्ट 2, वो कौन था जिसने मुल्क भर में पनाहगाहें कायम की थी।
वो कौन था जो कामयाब जवान प्रोग्राम चला रहा था? मईशत बहरान का शिकार थी, यही हालात थे, बल्कि इनसे तो शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे जिनमें उस शख्स ने इतने कामयाब जो है वो प्रोग्राम अनाउंस किए हुए थे और उन पर अमल दरामद हो रहा था। वो कौन था जो कामयाब जवान प्रोग्राम में बिला सूद नौजवानों को कर्ज़े दे रहा था? वो कौन था जो लंगर खाने चला रहा था और उन लंगर खानों में कोई तखसीस नहीं थी कि कौन किस पार्टी का है, उसे मिल रहा था। उन पनाहगाहों में हर शख्स को पनाह दी जा रही थी जो ज़रूरतमंद था। उससे ये नहीं पूछा जाता था कि आप पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं। वो पाकिस्तानी शहरी थे और उन पाकिस्तानी शहरियों को सहूलियात दी जा रही थी। वो कौन था कि जिसने 1200 अरब रुपए का कोरोना के दौरान पैकेज दिया? 12,000 रुपया जो है वो हर ख़ानदान को मिलता था इन मुश्किल हालात के बावजूद। और वो कौन था जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि उसके बेहतरीन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क था जिसने कोरोना में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई? वो कौन था जो किसान कार्ड लाया था, जो किसानों को सहूलियात दे रहा था, उन्हें बीजों पर, उन्हें ज़राअत के दीगर मशीनरी पर, उन्हें खाद पर सब्सिडी मिल रही थी? वो कौन था जिसने बिलियन ट्री मंसूबा दिया था, जो टूरिज़म पर इक़दामात कर रहा था, मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा था? मईशत तो ऐसे ही थी, इससे ज़्यादा बुरी हालात थे, इससे ज़्यादा बुरे वक्त में उसने इतने प्रोग्राम किए थे। वो कौन था जिसने हेल्थ कार्ड दिया था, जिस पे 7 से 10 लाख रुपए के करीब एक गरीब शहरी बग़ैर किसी तखसीस के जाके अपना इलाज करवा सकता था? जो बाहर जाते हैं, जो लंदन चले जाते हैं, जिनका इलाज लंदन मुमकिन होता है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। उसके लिए हेल्थ कार्ड जो थे वो चल रहा था। अब देखना सिर्फ ये है कि हुकूमत आगे क्या करती है। खुदारा सोचिए, समझिए और देखिए, क्योंकि आपने या आपकी क़यादत ने जिस संजीदगी का मुज़ाहरा किया उस पर अगर वो ट्वीट शेयर किए जाएं जिस पे रात को मरियम नवाज़ जो हैं वो किसी से गुफ्तगू कर रही हैं, तो उन्होंने एक साहब ने उन्हें पेशकश की है कि जी आप हमारे यहाँ आएँ, हम आपको देसी मुर्गी खिलाते हैं, हम आपको बिरयानी खिलाते हैं और हम आपको चकवाली हलवा खिलाते हैं। और उस पर उनका जवाब था यम। ये यम हो रही थी उस वक्त जब आवाम पर एटम बम गिराया जा रहा था। एटम बम यानी पेट्रोल बम 30 रुपए का। उस वक्त हमारी क़यादत जो है वो बिरयानियों के चक्कर में थी और चकवाली हलवों के चक्कर में थी। कहीं कराची से किसी खातून ने कहा था कि आए आपको चाय और समोसे खिलाते हैं, तो उस पर कमेंट आया था कि जी वादा। तो जब क़यादत का ये तर्ज़ अमल होगा, जब क़यादत इस तरह सोचेगी, तो आम किधर जाएगी। अगला व्लॉग एक बड़े अहम इशू पर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, आइंदा कुछ रोज़ में आप देखेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।